गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने बेसिकली देखे थे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन विच वी हैव सीन द फर्स्ट टाइप, दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली आई वांट टू रिपीट दैट टॉपिक. In sp hybridization, only one s and one p orbital overlap with each other, and the process of overlapping takes place by axial overlapping. That means the s orbital and p orbitals combine with each other with the same axis. Other words, we can say that they present along the axis. The maximum area of the s and p orbital overlap and they form sigma bond, and they form two sp hybrid orbitals. The intermixing of s and p orbital always takes place by axial overlapping, because the hybridization concept always neglect the sidewise overlapping. ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के नाम से एक बात याद आई। एक बच्ची पूछ रही है 11th में लेटरल ओवरलैपिंग। तो देखो, मैं लेटरल ओवरलैपिंग को एक बार यहीं रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद में आप लोग देखते रहना। लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखो इसके अंदर ये होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग को मैंने क्या बोला था, दोनों सेम एक्सिस से आते हैं। जैसे ये फिंगर और ये फिंगर है ना, ये और ये फिंगर अगर सेम डायरेक्शन से आ रही है, इनके आने की डायरेक्शन ये है, तो ये भी इस डायरेक्शन से, ये भी इससे, तो आएंगी तो बिल्कुल टच इसी डायरेक्शन से होती है। जब दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस से आ रहे हो तो उनके जुड़ने का मैनर बिल्कुल ठीक रहेगा। बट दो फिंगर अगर ये है, दो अलग अलग हैंड की फिंगर होती है और इनकी टिप्स को मैच करना है, तो क्या करेंगे, ये भी झुकेगी और ये भी झुकेगी। जब ये दोनों आपस में झुकती है तो उस कंडीशन के अंदर इस तरीके से आएंगी, एक बार अबव द प्लेन और सिमिलर इसी वे के अंदर कहाँ होंगी, बिलो द प्लेन होंगी। तो लेटरल का मतलब ये होता है, जैसे एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है, दो पेन जब आपस में हैं, सिमिलरली एक पेन और एज्यूम करना है, तो जब ये मिलेंगे तो या तो ऊपर वाली लोब से झुकेंगे, सिमिलरली ऐसे ही पेन दूसरी तरफ और दूसरी तरफ। अगर ये इसी तरीके से सेम मैनर में आते तो एक्सियल ओवरलैपिंग, दोनों एक डायरेक्शन में, एक यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दोनों की टिप्स को भी जोड़ना है और दोनों की टेल को भी जोड़ना है। तो दोनों के बीच में अगर फ्लैक्सिबल पॉइंट है तो ऊपर की साइड से भी झुकेंगे और नीचे की साइड से भी, ऐसा एज्यूम किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ अज्यूम किया जाता है कि ऐसी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल हो सकती है। पर जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करती है कि ऑर्बिटल्स के बीच में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है कि वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे की तरफ इतना डिक्लाइन होकर के, इतना झुक करके आपस में मैच कर पाएँ। दोनों पैरेलल हैं, ये इधर झुके, ये इधर झुके, दोनों आपस में मिले। जो प्लेन था, पॉइंट था, उसके ऊपर और उसके नीचे दो बार मिक्सिंग होती है, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो होती है वो फ्लैक्सिबल ज़्यादा होती है। उसके अंदर जो ओवरलैप्ड रीजन होता है वो कम होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स जब डिक्लाइन होकर के मिल रहे हैं तो उनका बहुत कम पार्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ पाता है। जबकि एक्सियल ओवरलैपिंग में तो डायरेक्टली उनके बीच में कॉलिजन होती है, इसलिए एरिया इफेक्टिव आता है उनके बीच में। तो लेटरल ओवरलैपिंग के लिए याद रखेंगे, ऑर्बिटल्स डिक्लाइन अबव एंड बिलो द प्लेन एंड दे ओवरलैप at two regions and resulted as pi bond. Due to energy destroy, this bond is weaker than the sigma bond. तो ध्यान रखें, जो पूछ रहे थे, एक ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बार बार कि मैम जो टॉपिक शायद कौन सा केमिकल बॉन्डिंग 12th और 13 जो लेक्चर है वो बिल्कुल सेम है। नहीं, लेक्चर सेम नहीं है। कई बार मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग के अंदर कई बार टॉपिक का रिव्यू लेने के लिए 5 मिनट तक या 2 मिनट तक जो टॉपिक होता है पीछे का, उसको रिपीट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर दिन मैं फ्रेश वीडियो डालती हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी वो नहीं देखें कि भाई पुराने वीडियोस थे, सेम थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग जैसी कोई बात नहीं होती है। हमेशा आपके लिए हमेशा एक नया टॉपिक ही प्रिपेयर होता है, क्योंकि मैं हमेशा उस चीज़ को ध्यान रख के डालती हूँ, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो भी है उसको आगे आप फॉरवर्ड करके देख लें 5 मिनट 7 मिनट, उसके बाद में आप देखते जाएं। तो हो सकता है किसी टॉपिक को वैसे रिपीट किया हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सेम टॉपिक हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, यहाँ तक लेटरल ओवरलैपिंग समझ आई, ठीक है। अब देखो, सिग्मा पाई बॉन्डिंग हो ही गया। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो, अब ये जिस किसी ने पूछा है वो ध्यान रखें इस बात का कि आपको ये बात इस तरीके से समझनी, एक्सप्लेन करनी है। रही बात, कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो बेटा जिन
अब देखो हाँ ये बात सुनो। अब मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ ऑब्वियसली आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स नए हैं तो डाउट तो होगा, तो जो भी डाउट आते हैं अगर क्लियर करने वाले होंगे तो मैं वहाँ क्लियर करूँगी। अदरवाइज़ आप क्या करिए, वहीं पे जहाँ पे आपको डाउट आता है नोटबुक आपकी है, वहीं पे कहीं पे भी आप पॉइंट को नोट आउट कर दो। जब भी अपन होप्सो 21 से खुल जाएँ स्कूल, तो जब भी अपन मिलते हैं उसके बाद में वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो पीछे अपने क्या देखा, BeS2। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि आप BeS2 वाले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके देखना। एक मॉलिक्यूल जब आपके समझ में आ जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल आपको क्या करने आ जाएंगे, ड्रॉ करने आ जाएंगे। आज मैं नए एग्जांपल से सोल्व करती हूँ, उसके बाद में उसको रिपीट करते हैं कि किस तरीके से किया था मैं। आज का टॉपिक रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कल हमने देखा sp में कॉम्बिनेशन किसका लिया था, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का। तो सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट से उठा लो आप sp2, ठीक है ना। sp2 के अंदर कितने आएंगे, 1 s ऑर्बिटल आएगा और 2 क्या आएंगे, p ऑर्बिटल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो px हो, py हो, pz हो, जैसा आपको सूट करता है आप px py pz कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s px py या px pz जो भी लिखना चाहते हो एज यू विश। 2 p ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है। ये आपस के अंदर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियली रखनी है। कैसे, जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, तो जैसे ये मान लो कि एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल मान लो s, ये s आएगा। इधर से मान लो कि p ऑर्बिटल आ रहा है, इधर से p ऑर्बिटल आ रहा है। तो इस पॉइंट पे p ऑर्बिटल भी इसके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग, ये p ऑर्बिटल भी इसके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे s भी इसके साथ ओवरलैपिंग, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ। आई बात समझ में। तो इनके बीच में होने वाली जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, एक्सियल होगी। sp में हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल एटम है, उसके एक तरफ p ऑर्बिटल है, दूसरी तरफ s है, तो इधर भी एक्सियल इधर भी एक्सियल। स्ट्रक्चर कैसी हो गई थी, लीनियर हो गई थी। तो 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होंगे, जिसमें सेंट्रल एटम बिल्कुल यही है कि ये एटम है, इसकी स्ट्रक्चर है, इधर भी ये, इधर भी, तीनों तरफ क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। उसका रीज़न क्या था, जब एक ही एक्सिस के ऊपर 3 ऑर्बिटल्स अरेंज करने हो तो उनके बीच में मैक्सिमम जो एंगल है वो कितने का अरेंज हो पाता है, 120 का, क्योंकि 360 को आपने कितने पार्ट्स में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल क्यों होगा, कि उसमें 360 जो होता है ना उसको डिवाइड कर दो 3 पार्ट्स के अंदर, देन एंगल आएगा 120। इससे मैक्सिमम एंगल उसके अंदर बन नहीं पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब एक ही पॉइंट पे 3 ऑर्बिटल्स को 120 पे रखा तो उनको जो इमेजिनेशन से जो शेप बन के आती है वो आती है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन होल्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कि ऐसे ऑर्गेनिक एग्जांपल जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जांपल हो, आप आंख बंद करके उसका लिख सकते हो। sp हाइब्रिडाइजेशन कभी गलत नहीं होगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की कंडीशन के अंदर हमेशा ही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड देख करके आप sp2 लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी अगला एग्जांपल है इसका BCl3, है ना, बोरोन ट्राइक्लोराइड, BS3 बोरेन, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स के लिए भी मैंने आपको यही बोला है, अभी तो आप एग्जाम्पल्स देखते जाएं, लिखते जाएं इनको। लास्ट के अंदर जिस दिन हाइब्रिडाइजेशन अपना कंप्लीट होगा उसके टाइम में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखते हैं तो आप उसको ईजी वे में सोल्व कर पाओगे। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। sp2 एक s 2 p ऑर्बिटल, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, इतनी बात याद रखने लायक है। एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनिक आया तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फाइंड आउट करना है। इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल आया तो ये एग्जाम्पल है बोरोन, एल्यूमिनियम, इनके ट्राइक्लोराइड, ट्राइहाइड्राइड, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक ये देखो हमने ये लिखा है sp2,
परसेंट करेक्टर निकालना चाह रहे हो, कितने फैक्टर हो गए, एक एस के, दो पी के, तीन है। 100 में से 3 को डिवाइड करोगे तो उसमें कितने आएंगे, एस के 33.33% करेक्टर और पी के आएंगे 66.66% करेक्टर। तो आज बात समझ आई होगी कि परसेंटेज करेक्टर एस पी वाले में कितने निकाले थे हमने, 50% एस करेक्टर निकाले थे, है ना। 50% एस करेक्टर होते हैं उसके अंदर, इसमें कितने हो गए, 33% एस करेक्टर हुए। एग्जाम्पल देखो, BS3 बोरेन। बोरेन के अंदर सेंट्रल एटम है बोरोन, क्योंकि जिसका नंबर कम होता है उसको ले रहे हैं अपन। बोरोन का या जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। इन एक्साइटेड स्टेट देखो, इन एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखना चाहेंगे तो हमको क्यों करनी पड़ेगी एक्साइटेड स्टेट, पहले देखो 1s2 2s2 2p1, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फुली फिल्ड है। पी में 3 ब्लॉक होते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि बोरोन कितने से बॉन्ड बना रहा है, 3 एटम से बॉन्ड बना रहा है। एटलीस्ट 3 ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जिनके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा, बोरोन को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर जाते हैं। तो 2s ऑर्बिटल से ये 2p में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने पर हमारे पास में 3 ऑर्बिटल कैसे आ गए हैं, अनपेयर्ड आ गए। इसका मतलब तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में क्या हो गए, इलेजिबल हो गए तीनों ऑर्बिटल। फिर मैंने ये कहा है कि आपको जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना, आउटर मोस्ट सेल लेना। 1s को निगलेक्ट कर दिया, 2s के ब्लॉक्स बनाए आपने, देख लिया इसको। जब आपको काउंट करना है तो जहाँ से आउटर मोस्ट सेल स्टार्ट होता है तो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, एस ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा। वहाँ से काउंटिंग करनी है और जितने एटम्स आपको लेने हैं वहाँ तक काउंटिंग करते जाओ। तो टोटल कितने एटम काउंट करने, 3। तो आपने काउंट किया 1 2 3, तो आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो बने भी कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स ही बने। जो ऑर्बिटल बने हैं उसके अंदर, इसको मैं एस कहूँ पी कहूँ कुछ नहीं बोल सकते अपन, तो इसको भी आप ऐसे बोलेंगे एस और 2 किसके हैं, पी के। तो इसका भी नाम है sp2, इसका भी नाम है sp2 और इसका भी नाम क्या हो गया, sp2। तीनों ही ऑर्बिटल का नाम sp2 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 3 बार लिखोगे, इससे बेस्ट है आप क्या लिख दोगे, 3 ऑर्बिटल sp2 और उनको आप बोल सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए जिसके अंदर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक। जब तीनों एटम किसके अराउंड में किसके सराउंडेड रहेंगे, बोरोन के बाहर की तरफ एग्जिस्ट रहेंगे, तो बोरोन के चारों तरफ ही अरेंज होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर अब मान को क्या मिली है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मिली है या ट्राइंगुलर बोल सकते हो, और इसका एंगल कितना है, 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये हो गया बोरोन। एक बार मैं पीछे वाले पे आती हूँ एग्जाम्पल, टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं डायरेक्टली उसको बता देती हूँ। हमने देखा था बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0। कितने ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, 2, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। तो हमने इसको एक्साइटेड किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसी में रह गया, अगला इसके अंदर चला गया। ठीक है, काउंटिंग मैंने बोला हमेशा आउटर मोस्ट सेल से स्टार्ट करनी, जो किससे शुरू होगी, एस से। तो आपने एक एस और एक पी, 2 काउंट करे क्योंकि आपको 2 की रिक्वायरमेंट है। इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल दोनों का ही नाम एस और पी से मिलकर के बना, तो इसका भी नाम है एसपी, इसका भी एसपी, क्योंकि इन दोनों की मिक्सिंग इस तरीके से होती है कि हम बता नहीं पाते कि कौन सा ऑर्बिटल एस से आया था, कौन सा पी से, इसलिए इसका नाम भी एसपी होगा, इसका भी एसपी। तो एसपी इसका मतलब 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। दोनों के अंदर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और बेरिलियम के दोनों तरफ एग्जिस्ट हो गए। एंगल रहा 180 डिग्री एंगल एग्जिस्ट करने से स्ट्रक्चर कैसी बन गई है, लीनियर स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, यहाँ तक का। चलो अब देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ आई इतनी बात। इसके बाद का एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ AlCl3। ठीक है ना, AlCl3, जिसके लिए मैं आपको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देती हूँ। AlCl3 जिसमें एल्यूमिनियम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1।
एक बार गौर से देखें, 2s2 2p1, 3s2 3p1, आपको बाहर वाला शेल काम में लेना है। जैसी कंडीशन इस पे अप्लाई की थी ठीक वैसी कंडीशन इस पे अप्लाई करनी, क्योंकि इनर शेल से हमको कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो 1s अंदर रहा हो, चाहे वो 2s 2p अंदर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले शेल को देखेंगे। s2p1 तो s2p1 एक्साइटेड स्टेट जो भी आती है बिल्कुल सेम आएगी ये फिनोमिना। इसके नीचे आप नोट्स बनाते टाइम स्पेस छोड़ लें, जितना इसके लिए छोड़ा है। एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कोई बॉन्ड एंगल कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, जहाँ हाइड्रोजन आएगा वहाँ क्लोरीन आएगा, जहाँ बेरिलियम वहाँ एल्यूमिनियम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, ये इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आपको समझ आई है तो आपसे हो पाएगा, नहीं समझ आया तो आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगला चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो वो बताने की ज़रूरत नहीं है कितने s ऑर्बिटल 1, p ऑर्बिटल कितने आएंगे 3 कौन कौन से px py pz। when 1s and 3p orbitals combine with each other then they form, कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो गए 3p के और 1s के 4 ऑर्बिटल, then they form 4। हर एक ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 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 sp3। 4 बार नहीं लिखने की बजाय क्या लिख सकते हो 4 sp3। they form 4 sp3 hybrid orbitals। दे अरेंज इन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आया टेट्राहाइड्रल, बहुत नया नाम भी है। हैविंग बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों ही बात नहीं आई है। sp3 है तो उसी तरीके से क्यों नहीं निकाल लिया होता, जब 360 को 4 से डिवाइड कर देते और 90 डिग्री एंगल आ जाता, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाता। जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 90 डिग्री एंगल एग्जिस्ट कर लेते हैं और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में रहते हैं। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर 3D के अंदर स्पेस बहुत कम होता है और उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं 90 से बड़ा एंगल एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा एंगल एग्जिस्ट किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए, आप फिर उसको अज्यूम करने की कोशिश करना। अपने गांव में जो तराजू रखते हैं सबने देखा है, जिसमें एक थाली सी लगी हुई होती है, 3 रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, फिर गठान लगी हुई होती है, फिर एक जाकर के लकड़ी को बनती है, दूसरे की भी बिल्कुल वही सिचुएशन होती है, ठीक है, सबने देखी है गाँव में। अब आप उसके अंदर एक पलड़े को अज्यूम करेंगे, जो थाली सी होती है उसको अज्यूम करेंगे, इस तरीके की शेप होती है, एक बार जैसा आप समझ पाएँ क्योंकि देखा सबने इस चीज़ को, ठीक है। एक आई, दूसरी आई और ये तीसरी आई और एक गठान लगी, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो आप ये जो गठान लगी हुई है वहाँ पे मानेंगे सेंट्रल एटम को, इस वाले एटम को, ठीक है। यहाँ कर देती हूँ ड्रॉ, ये जो थाली गायब हो जाएगी 1 2 3, ये गठान लगी हुई, ये रस्सी ऊपर, सिमिलर कंडीशन लकड़ी से बंधे हुए। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के लिए आप इसको मानोगे सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब आपको ये उस थाली की तरह दिखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। एक आ गई इस तरफ, अब इसके अंदर देखो जो इस तरीके से थाली होती है, एक इधर से रस्सी, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से जाके गठान को, फिर ऊपर की तरफ। तो ये जो एंगल होता है, एक बार आप ये करके देखो, एक ऊपर वाली रस्सी और एक साइड में निकल रही है, क्या एंगल 90 है? नहीं। एक ऊपर वाली रस्सी, एक जो सामने की तरफ लगी हुई होती है उसमें क्या एंगल 90 है? नहीं। आप इसमें ही जस्ट उस तराजू को ध्यान में रखते हुए सोचो, किसी भी रस्सी के साथ में उसका एंगल 90 है? नहीं, वो एंगल 90 नहीं होता। इसका मतलब जब 3D ओरिएंटेशन देखते हैं तो एंगल 90 से बड़ा अरेंज होता है, वो कितना अरेंज हो रहा है 109 डिग्री 27 मिनट या 28 भी मिल जाता है, ठीक है। तो जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है वो इस तरीके की होती है। तो इसके अंदर कितना एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री नाम बोलते हैं इसको। इसमें परसेंटेज कैरेक्टर देखना चाहोगे तो कितने पार्ट हो गए 3 पी के हो गए और 1 किसका हो गया एस का हो गया, तो 1s और 3p ऑर्बिटल्स, तो 25% एस करेक्टर हो गए और 75% कौन हो गए पी के करेक्टर हो गए। तो यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर कितने हैं 25%। ऑर्गेनिक का अगर आप एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप साफ साफ लिख सकते हो कि जिनके अंदर
CH3 सिंगल बॉन्ड्स, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो उसके अंदर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है इसकी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, 109 डिग्री 28 मिनट इसका क्या है, बॉन्ड एंगल है, और परसेंट एस करेक्टर इसके अंदर कितने होते हैं, 25% एस करेक्टर होते हैं। लेट एन एग्जाम्पल मैंने लिखा है CH4, मिथेन बोलते हैं। कार्बन कितने एटम होने चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले, 1s2 2s2 2p2। इसके अंदर देखो आपके पास नहीं है ऑर्बिटल, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में इलिजिबल है, जबकि चाहिए कितने, 4। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड 1 और 3, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए जो बॉन्ड बनाने में इलिजिबल हैं। स्टार्टिंग से काउंट करो कहाँ तक, 4 तक, तो आपने काउंट किया जिसमें s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल, सबका नाम sp3, इसका मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन चारों के अंदर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के साथ में जो इनकी ज्योमेट्री होती है, तो इसी को आप गठान मानेंगे। ये पलड़े से जुड़ी हुई रस्सियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ जाने वाली है, इसका मतलब इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है या टेट्राहाइड्रल शेप होती है, हैविंग द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 27 मिनट मान सकते हो आप इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑथेंटिक बुक में 27-28 मिल जाता है, लेकिन 28 जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक, इसलिए मैंने 28 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए मैं आपके पास ये छोड़ रही हूँ। आप CH4, ठीक है ना, CH4 को तो करेंगे, और इसके साथ में आप दूसरा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास रहेगा CCl4। ठीक है, CH4 पढ़ेंगे, इसमें से CCl4 करने की कोशिश करेंगे। होमवर्क कल दूंगी, आप रफली करके देख लेना इसको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।